नहीं हूँ। मैं पिछले 33 सालों से फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ अटैच रहा। मैंने 33 साल काम किए। दवाएँ, डॉक्टर्स मेरी दिनचर्या रही और मैं थोड़ा अपने हेल्थ के लिए अलर्ट हुआ जब मुझे डायबिटीज़ हो गई अप्रॉक्स 7 इयर्स बैक। और मुझे किसी ने न्यूट्रिशन के बारे में बताया, तो मैंने उनकी बातों को लेके न्यूट्रिशन शुरू किया और मेरी वाइफ़ को माइग्रेन था। हम लोगों ने अपने आप को बेहतर किया, मैंने अपना 18 किलो वज़न भी कम किया और हमारी ज़िंदगी शुरू हुई। मैं अपने नौकरी में व्यस्त था लेकिन मैडम के साथ था और हमने अपना मैं कहूँ कि खाना सुधार लिया था। लेकिन अचानक से मुझे एक ऐसा ऑफ़र आया देखने का जब पानी के बारे में बात हुई है। पानी हमारे लाइफ़ का बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट है, मैं तो यही कहूँगा बिकॉज़ अधिकतर लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं और जो पीते भी हैं तो क्या पीते हैं, नहीं पीते, ये मुझे अब समझ में बात आ रही है कि कितना गंभीर विषय था जो शायद अनटच था। तो आज यहीं पे हम अपनी बात शुरू करते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हमने सभी ने सुना है कि जल ही जीवन है, भोजन ही जीवन है या वायु ही जीवन है, सभी में जीवन, लेकिन ऐसा हम कहते नहीं हैं कभी। जल ही जीवन कहते हैं, खाने के बिना हम शायद 5-7 दिन रह जाएँ लेकिन पानी के बिना 48 आवर्स के बाद मुश्किल है या शायद जीना मुश्किल है। तो ये एक सामान्य-सी जानकारी और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है और शायद ये एक पार्ट अगर नेग्लेक्टेड रहे, हर सारे ऑर्गन्स हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत है और हम लोग उन्हें शायद देना भूल जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं और बॉडी भी इतना हमारा सपोर्टिव होता है कि जब तक वाटर लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं है, तब तक हमें सिग्नल नहीं आता, प्यास नहीं लगती। प्यास लगती उस समय जब बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन होता है, तब हमें प्यास लगती है। तो हमें समय-समय पे पानी का फ़ोकस करना चाहिए और पानी क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? बिकॉज़ पहले पानी पे कोई सब्जेक्ट नहीं था। किसी ने क्या सोचा होगा कि बोतल में भी पानी मिलेगा या हम लेंगे। हम लोग स्टेशन से पानी भर लिया करते थे। तो जर्नी वहाँ शुरू होती है जब नदी-नाला हुआ करते थे और हमने वहाँ से पानी लेना शुरू किया। बाद में कम्युनिटी बनी, फिर लोग एक साथ रहना शुरू किए, फिर कुएँ का निर्माण हुआ और फिर और सुविधाजनक हो गया कि हर घर के आगे एक चापाकल हो गया, जब मन तब उसे निकालो। सुविधाजनक तरीके से बाहर से निकाल सकते थे। फिर दौर आया जब हम लोगों ने टंकियाँ बनाई घर में और पानी को स्टोर करना शुरू किया। यहीं से हमने पानी का नेचर बनना बदल दिया। कहाँ रनिंग वाटर से हम आ गए स्टोर्ड वाटर पे और पानी का जब नेचर बदला तो उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। साथ-साथ कुछ चीज़ें और भी हुई कि अभी जो जल स्तर है, लोग बोलते हैं कि हम तो बोरिंग का पानी पीते हैं, हम तो ज़मीन से सीधे निकाल के पीते हैं, लेकिन हम क्या पीते हैं? पानी में जो जा रहा है अभी जितनी खेती बढ़ गई है, आबादी बढ़ी है तो खेती बढ़ी है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम हो गया है। एक साल में 4-4 5-5 फसल लोग निकाल रहे हैं और उसके लिए अच्छी फसल के लिए, अच्छी उपज के लिए हम खाद की संख्या बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से पूरा पानी अंदर से दूषित हो रहा है और अभी और भी नया-नया समाचार आ रहा है कि आर्सेनिक मिल रहा है हमें, डिफरेंट क्लोरीन है पानी में और बहुत कुछ है जो यूरेनियम पानी में आ गया। तो ये सब कुछ चीज़ें पहले नहीं थी। पहले हम स्वस्थ थे और अब हम अस्वस्थ हो रहे हैं और 70% रीज़न पानी से है। तो आज हम जिस पानी की बात करने जा रहे हैं, इसे हम एक जादुई पानी कहते हैं, कैन्जियन वाटर कहते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका एक इतिहास है। बिकॉज़ जापान में आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बम गिरे, तो एसिडिक रेन भी हुए और वहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हुए। आज तक वहाँ की जो आबादी है, वो बिल्कुल सही सलामत नहीं पैदा हो रही। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा रीज़न हो सकता है जिससे ठीक किया जाए, जो आम आदमी तक पहुँच सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि पानी, चूँकि पानी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा लाइफ में है, तो क्यों ना अगर पानी पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो हम क्या बच सकते हैं उससे। तो उन्होंने सुना कि गंगा में हमारे यहाँ जो गंगोत्री का पानी है, वो बहुत ही डिफरेंट पानी है। तो उसकी वजह से कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और ऐसा होते-होते फाइनली उन्होंने एक ऐसा पानी खोज निकाला, जो गंगोत्री के पानी जैसा उसमें कैरेक्टर था और भी वर्ल्ड में कई और जगह पे है। मैं स्लाइड पे आऊँगा तो बताऊँगा। ये थोड़ी कहानी इसके बारे में मैं बताना चाहता था। जापान की कंपनी है। हम मानते हैं कि ऊपर भगवान, नीचे जापान, इतना उसका ट्रस्ट है हम लोगों के लाइफ में। जापान अगर कुछ होती है तो आँख मूंद के मान लेते हैं। तो ये बात जापान से शुरू हुई। जापान की कंपनी है। 74 से 94 तक उन्होंने तमाम, देखिए मैंने कहा कि 50 साल पहले, लेकिन अभी देखिए ये इतने साल तक इन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल्स में सप्लाई किए, बड़ा-बड़ा इक्विपमेंट्स बनाया और वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, लोगों को इलाज के रूप में पानी भी दिया जाने लगा और जब लोग काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, तो इसे डोमेस्टिक यूज़ में बनाने के लिए जापान ने इसे छोटे-छोटे साइज़ बनाना शुरू किया ताकि पूरी दुनिया को इससे लाभ पहुँचाया जा सके और ये अभी 170 प्लस कंट्री में ये डिवाइस भी है और ये पानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
जिसमें 6500 से ज़्यादा सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसे रिकमेंड किया है। मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए इसको बताऊं तो इंडिया में भी इसकी शुरुआत हुई लगभग 2016 में शुरुआत हुई इसकी। बेंगलोर में इसका ऑफिस है और वहाँ से कहानी शुरू हुई कैंगिन की इंडिया में। इसके देश वर्ल्ड भर में 40 ऑफिस है जो इसके सर्टिफाइड ऑफिसेज है, इनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज है। मैं बात कर रहा था हमारा बॉडी 70% वाटर है। अगर आप अपने शरीर को ऐसा देखें तो आपको एहसास होगा कि पूरा शरीर पानी ही पानी है। अब मैं कुछ ऑर्गन्स की बात करता हूँ। ये देखिए हमारे जो ब्रेन है, जो हमारा मास्टरमाइंड है, वहाँ 75% ब्रेन है, पानी है। ब्लड में 83% है, लीवर में 86% है, लंग्स में 80% है, लिम्फ में है, स्किन में 64% है और बोन्स में लोगों को शायद एहसास नहीं हो कि बोन में भी पानी होता है। और जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स में 83% पानी है और मसल्स में है, किडनीज में है। मतलब कुल मिला के देखें तो 70% हमारा पानी से बना है। और पानी हमको पता होना चाहिए, पानी का बहुत फंक्शन है। बेसिक का 2 फंक्शन की बात करें तो पानी हमारे जो भी न्यूट्रिशन उन्हें कैरी करता है, पानी हमारे ऑक्सीजन कैरी करता है। आप सोचते होंगे कि शायद सब कुछ ब्लड से होता है। यस, ब्लड के थ्रू ही होता है। पानी ब्लड ही ऑक्सीजन भी कैरी करता है, ब्लड ही न्यूट्रिशन कैरी करता है। लेकिन ब्लड में आप देखिए पानी है कितना, 83% पानी है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि पानी ही रिस्पॉन्सिबल है सारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। साथ साथ बहुत सारे फंक्शन है, टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी को वेट रखना, बहुत कुछ फंक्शन है। लेकिन मैं बेसिक में बात करूंगा क्यों ये पानी इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज तक मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि क्या आपका पानी साफ है या गंदा, तो आप बता देंगे कि आपका पानी साफ है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपका पानी हेल्दी है, तो आपको शायद सोचना पड़े कि आपका पानी हेल्दी है या नहीं। मैं इस बात को आपको दिखाऊंगा। हम आज कैसे पानी हेल्दी और अनहेल्दी पानी की बात कर रहे हैं। तो यूजुअली हम जानते हैं कि पानी डर्टी होता है और क्लीन होता है, 2 ही पानी हम जानते थे आज तक। लेकिन जब से मैंने इस डिवाइस को देखा, यहाँ के इस पानी को देखा, तब मैं जान पाया डेड वाटर होता है और मिरेकल वाटर होता है। मिरेकल समथिंग जो बिल्कुल अनयूजुअल हो, जादुई हो, तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मैं बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ पे ऐसा पानी है। तो अपने देश में तो हम जानते हैं कि गंगोत्री में है, हिमालय रेंज में। जब आप जाते होंगे तो बहुत सारा पानी हम वहाँ पी लेते हैं, तब भी हमें लगता है कि पेट हमारा भरा ही नहीं, हल्का फील करते हैं, जिसका माने पानी बेहतर एब्जॉर्ब होता है। लेकिन ये वर्ल्ड में और भी कुछ जगहों पे, जैसे ये मैक्सिको में है, जैसे ये जमजम, मक्का से लोग पानी लेके आते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पवित्र पानी के रूप में। फ्रांस की पहाड़ियों में, जर्मनी की पहाड़ियों में, और सरकारों ने वहाँ पे पाइपलाइन भी बिछा दी है ताकि लोगों को उसका एडवांटेज मिल सके। तो हम तो गंगोत्री से काफ़ी दूर है, पाइपलाइन की सुविधा हमें नहीं है, लेकिन जापान का हम थैंक्स बोलना चाहेंगे कि उसकी वजह से पानी हमारे घर में आ गया। ये इस मशीन की बनावट है जिसे मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मैं आता हूँ अभी कैंजन वाटर के बारे में बताने के लिए। ये हम कैंजन का अर्थ होता है रिटर्न टू ओरिजिन। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है मूल की ओर वापसी होना। और इसे मिरेकल वाटर भी बोलते हैं, बहुत जगह लोग जादुई पानी बोलते हैं, लाइव वाटर बोलते हैं, आप किसी नाम से बोल सकते हैं, बट दिस इज मिरेकल वाटर, कैंजन वाटर। तो ये कैंजन वाटर हमें क्या देता है, और जो साइंटिस्ट ने देखा, वो 5 जो मैंने जगह बताए, वहाँ के पानी में ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी जो आम पानी में नहीं है। अभी हम हर व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रेस में है। आज लाइफ हमारी अगर डिस्टर्ब है तो स्ट्रेस की वजह से। ये 3 तरह के मेजर स्ट्रेस हैं, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एक एसिडिक स्ट्रेस और एक हाइड्रेटिंग स्ट्रेस। इसको मैं बारी बारी से आपको ब्रीफ करूंगा। इस पानी की ये 3 प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, अल्कलाइनाइजेशन प्रॉपर्टी एंड माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसे मैं बारी बारी से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ एक्सपेरिमेंट से। आइए बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन से हम सभी भली भांति परिचित हैं, बिकॉज हमारे वायुमंडल में फ्री रेडिकल्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे सेल्स को तकलीफ पहुंचाते हैं। या हमने देखा है अपने जंग लगना एक ऑक्सीडेशन का बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे आप सेव में हम देखते हैं कि अगर आप सेव को थोड़ी देर काट दें, हवा में रखें, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमारे हवा में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हमारे शरीर के साथ भी होता है। हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है, उसमें भी एजिंग होती है या सिकनेस होती है। कहूँगा कि सेल का सड़ना शुरू हो जाता है, उसका बीमार होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में भी बिना किसी बीमारी के भी सेल हमारे ऑक्सीडाइज होते रहते हैं। और ऑक्सीडेशन मतलब होता है एजिंग या सिकनेस। मैं आपको ये 2 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक ग्लास में पानी है और टमाटर रखा है, और हमने एक ग्लास में पानी रखा है, ये टमाटर हम देख रहे हैं, इसका रूप बदल गया है, लेकिन पानी का रूप नहीं बदला। अगर ये 5 दिन 7 दिन हम इसे खुली हवा में छोड़ देते हैं तो
फ्रिज में रखते हैं तो ये टमाटर सही रहता है, लेकिन अगर वायुमंडल में छोड़ते हैं तो ये टमाटर खराब हो जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं इस पानी ये टमाटर खराब हुआ है वायुमंडल से, तो क्या पानी नहीं खराब हुआ होगा? आज तक हम जानते थे कि पानी में सब कुछ, बिकॉज़ दिखता नहीं था, नंगी आँखों से दिखता नहीं था। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्यों होता है। इसके पहले ऑक्सीडेशन के कुछ कारण आप समझ लीजिए। फ्री रेडिकल्स कैसे डेवलप होते हैं? ये जो गाड़ियों का धुआँ है, जिसमें हम दुनिया तरह-तरह के केमिकल्स हैं, या स्मोकिंग है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो क्रिएट कर रही है फ्री रेडिकल्स को, जिसकी वजह से हमारा सेल डैमेज हो रहा है। पहले इतना क्यों नहीं होता था? पहले इतना ज़्यादा प्रदूषित हमारी वायु नहीं थी। अभी वो हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी लोग जल्दी हम बूढ़े हो जा रहे हैं। पहले हमारे जो पिताजी या उनके पिताजी, उनमें एजिंग का फैक्टर कम दिखता था, वो लोग अपने समय पे बूढ़े दिखते थे, कम समय में बूढ़े नहीं दिखते थे। ये मैं बात कर रहा था ऑक्सीडेशन की। यही प्रभाव है हमारे शरीर में। आज ऑक्सीडेशन लगातार हो रहा है और ये इतनी स्लो प्रक्रिया है कि हमें 5 साल 10 साल के बाद समझ में आती है कि हम धीरे-धीरे कैसे 50 के हुए और दिखने लगे 60 के, 60 के हुए तो 70 दिखने लगे। अब तो एज भी मैं मानता हूँ कि 60-70 लोग अपना अंतिम एज मानने लगे हैं, बिकॉज़ हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, हमारी बीमारियाँ बढ़ी हैं। तो ऑक्सीडेशन को कैसे नापा जा सकता है? इसके पहले हम आते हैं कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेरी टेनेंट, एमडी हैं वो। उन्होंने एक बुक लिखी है हीलिंग इज़ वोल्टेज। उनका एक शोध है कि जितना सेल हमारे बॉडी में है, सब में कुछ ना कुछ वोल्ट होता है, जो कुछ ना कुछ उसमें करंट होता है, जो -20 से -25 मिली वोल्ट के बीच में होता है हर सेल। जैसे कोई बच्चा अगर पैदा होता है, तो उसका जो शरीर का वोल्ट है वो -35 है। फिर वो जैसे-जैसे बड़ा होता है तो वोल्ट उसका कम होने लगता है। देखिए -25 हुआ और -15 आते-आते वो टायर्ड फ़ील करता है, और -10 हो गया तो 0, ये घटते क्रम में है। फिर एक पोलैरिटी क्या आता है, 0 है, जहाँ पे ना माइनस है ना प्लस है। और ये अगर बढ़ते-बढ़ते अगर प्लस की ओर चला जाए, +30 हो जाए, तो मानते हैं कि सेल कैंसरस हो जाते हैं, मतलब सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर उल्टी कर दी जाए और ये -25, 35, अगर -50 तक सेल्स का ये हम अगर वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तो एक रीजनरेटिंग सेल होता है। ये सेल अपने आप में डेवलप या जनरेट होने की कैपेसिटी रखता है। तो ये समझिए डिफरेंट पैरामीटर, बिल्कुल उल्टे पैरामीटर है। यहाँ पे सेल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे सेल डेड हो रहा है, और हम इस दिशा से इस दिशा की ओर हमें आना, बिकॉज हम यहाँ के आसपास तो हम घूम ही रहे हैं। -10, -0 और +30 के आसपास कैंसर के केस इतने क्यों बढ़ गए? बहुत सारे रीजन्स हैं, इसमें पानी बहुत बड़ा रीज़न है। तो हम बात करते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन से बचना है तो एंटीऑक्सीडेंट खाया जाए। एंटीऑक्सीडेंट के नाम जैसे ही हम लेते हैं तो हमें बहुत सारे सब्जियां, बहुत सारे फल, बहुत कुछ ज़हन में आ जाते हैं। लेकिन क्या सभी वो हमें वो प्रॉपर्टी दे पाते हैं? ये भी एक चिंता का विषय है, बिकॉज़ हम देखते हैं कि कैसे फल पकाए जा रहे हैं, कैसे फल कितनी दूर से आ रहे हैं, एक-एक महीने की जर्नी करके आ रहे हैं और फिर स्टोरेज में रखे जाते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि ताज़े फल स्टोर में रखे जाते हैं, पुराने फल स्टोरेज से निकाल के हमें बाज़ार में मिलते हैं। जब तक आपके पास अपने पेड़ नहीं हो तब तक आप ले नहीं सकते। और माना जाता है कि अगर 24 से 38 घंटे या 42 घंटे के बीच में अगर फल को खा लिया जाए, तो उसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट से न्यूट्रिशन मिलते हैं उन्हें फाइटोन्यूट्रिशन बोलते हैं, वो हमें मिलते हैं। अदरवाइज़ हम जितनी चीज़ें खा रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाती। और क्या हम इतने फल खा सकेंगे? शायद नहीं। और क्या पूरी फैमिली हमारी फल पसंद करेंगे? हमारे बच्चे तो बिल्कुल फल पसंद नहीं करते। हम चूँकि इसके वैल्यूज़ जान गए तो हम फल खाना शुरू कर दिया हमने, लेकिन बच्चे तो नहीं खाते। उनका एक बेहतरीन ऑप्शन है ये कैन वाटर, जो आपको आपकी पूरी फैमिली को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब ऑक्सीडेशन को नापते कैसे हैं? इसका पैरामीटर क्या है? तो उसको जानने का, नापने का और उसके जानने का एक होता है, ओआरपी मीटर होता है। ओआरपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। किसी चीज़ में उसके ऑक्सीडेशन को कम करने की कितनी क्षमता है, ये उसके ओआरपी से पता चलता है। ओआरपी माने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी क्या पोटेंशियल है। ये देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये जितना वैल्यू माइनस में होता है हम उसको बेहतर मानते हैं। जैसे विटामिन सी में आप देखिए, ग्रीन टी हम मानते हैं अच्छा है। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों काफ़ी विटामिन सी का सेवन किया, मानते हैं कि वो काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बेहतर शरीर के लिए। हमने उसका इस्तेमाल किया। हम लोग कॉड लिवर ऑयल यूज़ करते हैं। हम लोग उस वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। वो अलग विषय है, ग्रीन वेजिटेबल में मिल के आ रहा है, लेकिन अगर अच्छी सब्जी भी हो तब भी उसका वैल्यू -200 होता है। कॉड लिवर ऑयल 300। और ये अगर हम कंगन की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट रिच वाटर है, इसका वैल्यू लगभग 400, 500, 600 भी आता है। डिपेंड करता है पानी आपने कितना पहले निकाला है मशीन से। लेकिन अगर यही ओआरपी अगर प्लस में आ जाए, देखिए बॉटल वाटर आज हम भगवान मानते हैं कि बॉटल वाटर पी लिया तो सबसे बेहतर पानी हमने पी लिया, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। इसका वैल्यू +200 भी आ सकता है। टैप वाटर का +300 वैल्यू आ सकता है। और जो टिन्ड
वाटर हैं, जो सोडा जो है, जो हम यूज़ करते हैं, इसका वैल्यू 400 प्लस आता है। ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है, शायद इसीलिए कहा गया कि ये सब टॉयलेट क्लीनर्स हैं। तो अब इनको बताने से बेहतर होगा कि हम पहले इसका कुछ एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएं। तो मैंने ये 4 बोतल रखे हैं। यहाँ पे हमारा जो मैंने टिन आपको कहा कि जो बॉटल जिसे हम कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर जानते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक को डेमोस्ट्रेट हम कर रहे हैं बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है। ये हमारा मिनरल वाटर है या बॉटल वाटर, इसे अभी मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। कितना शुद्ध है, आज इससे पर्दा उठने वाला है। ये हमारा यहाँ के टैप का पानी, नल का पानी है, ये भी हम टेस्ट करेंगे कि कैसा है। और ये हमारा कैंजन वाटर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सब में कुछ ना कुछ डाल लेता हूँ। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ये हमारा मिनरल वाटर है, ये नल का पानी है, और ये हमारा कैंजन वाटर है, जिसे हम अमृत पानी भी कहते हैं। इसे बहुत केयरफुली हम इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं, बिकॉज ये अमृत तुल्य ही है ये। और ये आज के एक्सपेरिमेंट के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं इसे अमृत कह रहा हूँ। अब ये एक ORP मीटर है जो मेड इन अमेरिका है, ये पिन पॉइंट के नाम से, और वहाँ लोग फार्मिंग में या फिशरी में यूज़ करते हैं। ये कुछ ना कुछ आपको ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है। मैं दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ के नॉर्मल टैप वाटर से। अब इसकी रीडिंग आप देखिए क्या दिखा रहा है। सामने कोई लकीर नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। तो कितना आया सर? ये प्लस 184 आया। ये बढ़ेगा अभी 185 183 जो भी आपका आया। ये देखिए, जिसे हम अमृत मानते हैं, इसका वैल्यू भी आपके नल के पानी के बराबर ही होगा और शायद ज़्यादा भी हो। ये धीरे धीरे सेटल होगा तो वैल्यू इसका बढ़ने लगेगा। हाँ, घर के पानी से ज़्यादा ही खराब होगा। ये डिपेंड करता है कितना पुराना बॉटल लिया गया। अब मैं आता हूँ अपने कैंजन वाटर पे। अब देखिए वैल्यू कैसे धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, और ये कितना है सर? ये 344। थैंक यू। और मैं दिखाता हूँ ये जो हमारे बच्चों का जो आजकल का पेय है, इसकी वैल्यू भी आप देखिए क्या है। ये तुरंत इसका जो माइनस वैल्यू था प्लस में आ गया। ये हाईली एसिडिक नहीं, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। और हमारे इस डेमोस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे स्कूल में, कॉलेजेस में लोगों ने, बच्चों ने कसम खाया कि आज के बाद से वो इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे पानी ऑक्सीडाइज है और कैसे पानी ऑक्सीडाइज नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी खत्म हुई एंटीऑक्सीडेशन की। अभी एक अच्छा स्लाइड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। डू यू सफ़र फ्रॉम एसिड रिफ्लक्स, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, इंडाइजेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, क्रोनिक फटीग, जिसे हम थक जाना कहते हैं, थकते हैं, नेल फंगस, डेमेटाइटिस, सोर थ्रोट, साइनस इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, आजमा, हार्ट डिजीज़, गॉट बोलते हैं जिसे हम गठिया की बात करते हैं, ड्यूरल अल्सर, स्किन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है आज की दुनिया में, एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग भी होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोनों हड्डियों का जो खोखलापन है। ये सारी चीज़ें अगर आप में हो रही, आपका आंसर अगर हम पूछें कि क्या आपको इनमें से कोई बीमारी है, और आपका अगर आंसर आता है यस, तो आप समझ लिए कि आप एसिडिक हैं या हमारा बॉडी एसिडिक हो गया है। ये बहुत क्लियर कट इसका सिम्टम्स है। तो ड्रिंक कैंजन वाटर एवरी डे टू फ्लश आउट योर बॉडी ऑफ एसिडिक वेस्ट बिल्डअप। जो जमा हो गया आप में एसिडिक वेस्ट, उसे क्लीन करने के लिए कैंजन वाटर आप रोज़ पिए। तो ये हुई कुछ एसिडिटी बात। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम जानें कोई चीज़ एसिडिक है या अल्कलाइन है, बिकॉज हमारा बॉडी हमेशा अल्कलाइन और एसिडिक के बीच में स्ट्रगल करता रहता है। और जब हम पैदा होते हैं बच्चे, तो उनका बॉडी अल्कलाइन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारा बॉडी एसिडिक होता है। और मैंने कारण आपको बताया, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, वातावरण की जो स्थिति है, हमारे खान पान का तरीका बदल जाता है। बच्चों को हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देते,
लेकिन जब बड़े होते तो हमें लगता है कि हमें सब चीज़ का सर्टिफिकेट मिल गया, हम कुछ भी खाते हैं। तो आखिर इसको कैसे नापा जाए कि कोई चीज़ एसिडिक है, अल्कलाइन है? तो इसके लिए एक पीएच टेस्टर होता है, और पीएच जो होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल उसे बोलते हैं। वो एक पैरामीटर है कि कोई चीज़ एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो इसमें एक वैल्यू आती है 7 पीएच। 7 पीएच हमेशा न्यूट्रल मानते हैं उसको। लेकिन 7 से जब वैल्यू ऊपर की ओर जाती है, मतलब कम होती है, तो चीज़ें एसिडिक होने लगती हैं। 7 से 6, अच्छा 7 से 6 अगर हुआ इसका मतलब 10 टाइम्स इसका असर है। अगर 6 से 5 हुआ तो 100 टाइम्स हो गया। 7 से अगर 5 है तो 100 टाइम्स हो गया, और 7 से अगर 4 है तो 1000 टाइम्स हो गया, और 7 से अगर 3 पे चले आते हैं तो इसका मतलब 10-10 गुना का अंतर पड़ता है। और ऐसे ही इधर भी अगर 7 से 8 होता है तो 10 टाइम्स ज़्यादा अल्कलाइन है, और ये देखिए 100 टाइम्स अल्कलाइन, 1000 टाइम्स एंड 10,000 टाइम्स अल्कलाइन। ये अल्कलाइन का रीडिंग है जो ब्लू होता है कलर में। आपने सुना होगा पानी आज ब्लू है, पानी पानी हम बात भी करते हैं, बिकॉज पानी का मतलब ही है नीला होना, अगर अच्छा पानी है तो। सॉन्ग भी इस पर बना है। थैंक यू सर। तब हम दिखाते हैं कि कौन सा पानी एसिडिक है। इस चार्ट को आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एसिडिक है, कौन अल्कलाइन है। इसे नापने के लिए हमारे पास एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं, ये सॉल्यूशन है, पीएच सॉल्यूशन। और स्कूल में, कॉलेजेस में हम लोगों ने टेस्ट किए हैं, और ये सर, थैंक यू सर, मैं कर लेता हूँ सर। हमने किया है, और हम देखते हैं बारी बारी से। ओहो, शुरू में ही सर ने चुन लिया, बहुत खतरनाक। कोई बात नहीं। फिर आते हैं, देखिए हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है, फिर ये हमारा बॉटल वाटर है, ये नल का पानी है, और हम आते हैं फिर अपने कैंजन वाटर पे। तो कैंजन वाटर इज लुकिंग ब्लू। अब ये देखिए, फिर भी ये एसिडिक है। कुछ लोगों को लगता होगा कि पानी न्यूट्रल भी है तो सही है, लेकिन न्यूट्रल होने से वजह नहीं, वो दैट इज नॉट अल्कलाइन, बिकॉज हमारा जो ब्लड का पीएच है वो 7.4 के आसपास है। अगर हम ब्लड के से उससे बेहतर से हम प्रॉपर्टी देते हैं, इसका मतलब हम अपने शरीर को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इस दिशा में हम जाते हैं तो देखिए, ये देखिए क्या स्थिति है इनकी, हाईली एसिडिक है। अब हम बात करते हैं कि क्या हम अपने बॉडी जो हमारा एसिडिक है उसे क्या हम अल्कलाइन बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। अगर हमने इस कैंजन वाटर का इस्तेमाल किया तो अपने शरीर में जो एसिडिटी है उसे हम कम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कलर इसका चेंज होने लगेगा। इसमें कम असर हुआ, इसका मतलब ये थोड़ा ज़्यादा एसिडिक रहा होगा, इसमें इसने असर किया, और इस पर शायद असर पड़े, बिकॉज इसके लिए मुझे कई बॉटल खाली करना पड़ेगा, तब शायद जाके ये इसे न्यूट्रलाइज कर पाएगा। लेकिन अगर क्या हमने सब कुछ किया, अच्छा पानी पिया, अगर हमने कोल्ड ड्रिंक्स पिया, देखिए क्या होता है उसके बाद, ये आपके पूरे वातावरण को बदल देता है। ये इवन कैंजन वाटर को भी असर करता है, बिकॉज अल्कलाइन थी वो पहले से चीज़, लेकिन उसे हमने एसिड से बर्बाद कर दिया, मैं कहूँगा। तो ये दिखाता है कि हम एसिडिक पानी ले रहे थे आज तक, और जब कैंजन वाटर लिया हमने तो ब्लू था, मैंने आपको पहले दिखाया। और मैंने ये आपको असर दिखाया कि एक एसिडिक पानी या एसिडिक जो चीज़ है पूरे शरीर को कैसे ख़राब कर सकती है। तो ये अल्कलाइनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। क्यों हमारे जो ओपीडीज़ हैं आज वो कैंसर पेशेंट से भरे हुए हैं? अगर आप पहले 10 साल पहले जाते तो शायद इतनी भीड़ नहीं आती। चूँकि मैं फार्मा में रहा हूँ तो मैंने देखा है कि कितने सारे केसेस हैं कैंसर के बढ़े हैं, जो पहले नहीं भीड़ हुआ करती थी। अभी लाइन लगी है लोगों की, और अब तो हम लोग जानने लगे कि हमारे घर मोहल्ले में भी एक आध केस हम लोग अब जानने लगे, जो पहले शायद किसी मोहल्ले में कोई एक सुनते थे, अब अगल बगल सुनने लगे। तो कैंसर की संख्या बढ़ी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओटो हेनरिच, इन्होंने इस पर काम किया और रूट कॉज ऑफ कैंसर को डिटेक्ट किया। इसके लिए उन्हें 1931 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो द वर्ल्ड का बेस्ट प्राइज़ है वो नोबेल प्राइज़, उन्हें इस काम के लिए मिला। उन्होंने ट्यूमर पे खोज की और उसका क्या रीज़न है उस पर काम किया, और उन्होंने देखा कि जो कैंसर का कारण है बेसिकली 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो एसिडोसिस होता है, जिसमें जो हमने बात की कि एसिडिटी हो जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और दूसरा हाइपोक्सिया, जिसे हम लैक ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। हाइपोक्सिया हमने अभी कोरोना में काफ़ी सुना है, लोग हाइपोक्सिया के शिकार थे, ऑक्सीजन की कमी शरीर में हो गई थी। तो मतलब कि अगर आपके शरीर में
ये दो चीज़ें हैं तो मतलब हम कैंसर की ओर बढ़ रहे हैं, या किसी को कैंसर है तो मतलब है कि ये दोनों एसिडोसिस और हाइपोक्सिया उनके शरीर में है। दैट इज कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक वेयर एज हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। तो अगर आप अल्कलाइन चीज़ें लेते हैं, अल्कलाइन पानी पीते हैं, तो आप अपने सेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अल्कलाइन की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। अब मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी की ओर ले जा रहा हूँ जिसका नाम है माइक्रो क्लस्टरिंग। तो ये पानी की एक खास प्रॉपर्टी है जिसको माइक्रो क्लस्टरिंग बोलते हैं। पानी की अपनी एक मैं कहूँगा उसका एक गुण है कि वो ग्रुप में रहना चाहता है, झुंड में रहना चाहता है। लेकिन क्या वो ग्रुप हमारे सेल्स को सपोर्ट करता है? मैं कहूँगा नहीं, बिकॉज नॉर्मल जो वाटर है 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है, जिसका जो गुच्छा है ना बड़ा होता है। लेकिन जो गंगा का पानी हमने देखा था, जो हमने जर्मनी की बात की, आबे जमजम की बात की, वहाँ का जो पानी है ना उसका मॉलिक्यूल का क्लस्टर छोटा, क्लस्टर माने झुंड, वो छोटा है। 4 से 6 मॉलिक्यूल का एक गुच्छा है जो एक साथ रहता है। तो क्या हम अपने पानी के गुच्छे को छोटा कर सकते हैं? कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि पानी हम पीते क्यों हैं? पानी हम पीते हैं कि वो सेल्स में हमारे जाए। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, शायद 60 ट्रिलियन। ट्रिलियन के वैल्यू जोड़े तो 1 ट्रिलियन मतलब 1 पे 12 जीरोस लगाएंगे तो ट्रिलियन होता है। उतने छोटे छोटे सेल्स का समूह है हमारा शरीर। तो ये पानी को हमारे शरीर में सिर्फ हमने पिया वही काफ़ी नहीं, हर सेल्स तक पहुंचना चाहिए, बिकॉज हर सेल्स को एनर्जी चाहिए, हर सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये पानी कैरी करता है, हमने पहले देख लिया। तो अगर पानी वहाँ तक पहुँच पाएगा तभी तो कैरी कर पाएगा। तो हमने देखा है कि पानी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा कैसे उसे हम प्रूव कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में वाटर चैनल है, पानी हमारे शरीर में जाता है, और जो हम लोगों ने डाइजेशन में चीज़ें छोटी छोटी मैं कहूँगा कि एब्जॉर्ब होने लायक बनाई है, उसे पानी ही कैरी करता है, सेल्स तक पहुँचाता है। अब आपने कुछ भी खाया, अगर वो पूरे सेल तक नहीं पहुँच पाया या आधा अधूरा पहुँच पाया तो क्या होगा? तो यहाँ पे एक डॉक्टर उन्होंने कहा है कि फ्लश जो वाटर है वो चैनल्स है, ये टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। जो भी हम जो पच रहा है, आधा पचा है, कच्चा है, जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं, सेल्स में कहीं ना कहीं टॉक्सिन जमा हो गए। और जितने ज़्यादा पुराने दिनों तक ऐसा टॉक्सिन जमा होता है, ज़्यादा पुरानी बीमारी या फिर धीरे धीरे हमें बीमारी। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता टॉक्सिन्स लेने से, लेकिन फ़र्क पड़ता है। और एक और डॉक्टर ने कहा है कि यू आर नॉट ओल्ड, यू आर डिहाइड्रेटेड। आप बूढ़े नहीं हैं, आप एजेड नहीं हैं, आपके शरीर में पानी की कमी है, ये उन्होंने बताया। अब पानी की कमी क्यों हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने बहुत सारा न्यूट्रिशन लिया, बहुत कुछ लिया, आप अच्छा खा रहे हैं, लेकिन क्या आपका पानी वहाँ सेल्स तक पहुँच पा रहा है? इसको जानने के लिए जो माइक्रो क्लस्टरिंग है, मैं आपके सामने 2 ग्लास लेता हूँ। इसे दिखाने के लिए मेरे पास एक हल्दी का बॉक्स है। इसे आप समझ सकते हैं कि हमने ये न्यूट्रिशन लिया है, और न्यूट्रिशन को पानी में अब्जॉर्ब होना, हम दिखाना चाहते हैं कि कितना हमारा पानी ज़्यादा माइक्रो क्लस्टर्ड है, या कैसे वो किसी चीज़ के हमारे खाद्य पदार्थ में झुंड में घुसता है, वो दिखाएं। ये हल्दी का पाउडर है, और इसके कण उतने महीन नहीं है जितने हमारे सेल्स होते हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स। फिर भी मैं इसमें देख रहा हूँ, क्या इसमें वो पानी पूरी तरह से पेनिट्रेट होता है? ये देखिए, हमने इसमें अपना ये डाला। अब मैं इसमें कैंजन वाटर डालता हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर, आइए देखिए। अभी हम कैंजन वाटर की बात कर रहे हैं। क्या सर आपको इसमें से कोई फर्क नजर आता है पानी के कलर में? दोनों ही पानी डाला हमने, क्यों ऐसा हुआ आपको लगता है? मैं कारण बताता हूँ। आपने हल्दी को कभी शादी ब्याह में कभी गौर से देखा होगा, लोगों को लगाते हुए तोड़ते हुए। हल्दी का एक्चुअल कलर ये होता है, ये होता है सर? आप बताइए, हल्दी का असली कलर आप किसे मानते हैं? ये? हाँ सर, कौन सा असली कलर होता है? ये ना, यही होना चाहिए सर। और ये दिख भी रहा है, यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाया तो वहाँ क्या एंट्री होगा सेल्स में? बिकॉज बहुत ही सूक्ष्म छेद होता है जिसमें पानी जाता है और फिर बाहर भी निकलता है टॉक्सिन्स को लेके। जैसे मान लीजिए, अगर ये यहाँ पे हम कल्पना करें, क्या हम किसी 4 व्हीलर की एंट्री कर सकते हैं एक दरवाजे से? नहीं कर सकते। यहाँ 2 व्हीलर ही जाएगा जो उसके लायक साइज में बना होगा। वैसे ही इस पानी में
ये क्षमता नहीं है कि हल्दी में पेनिट्रेट कर पाए, इस पानी में क्षमता है। वैसे ही ये पानी हमारे सेल्स में भी पेनिट्रेट करता है, न्यूट्रिशन को लेकर जाता है, उसे पहुंचाता है और वहाँ के टॉक्सिन्स को बाहर भी निकालता है। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है जिसे हम माइक्रो क्लस्टरिंग बोलते हैं, छोटे समूह का पानी। अब आते हैं अपने मशीन पे। ये क्या है हमारे पास? तो ये कैंजिन मशीन है ना, ये बेसिकली 5 तरह के पानी का, आपने देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ वाटर। एक ही मशीन है लेकिन 5 तरह का पानी वो आपको देता है। तो पीने योग्य पानी इसमें 3 pH के 8.5, 9, 9.5, ये इसे हम पीने का पानी मानते हैं, शुद्ध पानी मानते हैं, जो अल्कलाइन वाटर है। एक है pH 7 जिसे क्लीन वाटर बोलते हैं, ये न्यूट्रल है, जो मैंने कहा कि 7 मतलब न्यूट्रल। ये बेसिकली हम बच्चों को देते हैं जिनका बॉडी अभी एसिडिक हुआ नहीं है, वो अभी उनका बॉडी अल्कलाइन है। जब छोटे बच्चों को आप गोद में उठाएंगे तो आपको थोड़ी खुशबू नजर आए, कम से कम बदबू नजर नहीं आती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा स्वेट जो ग्लैंड है डेवलप होता है, हमारा बॉडी एसिडिक होने लगता है। आप महसूस कीजिए गर्मी में हमारा पसीना ज़्यादा मांगता है, बिकॉज एसिडिक हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है उस समय। और अल्कलाइन अगर रहेगा तो उसमें बदबू नहीं आएगी, समझाने के लिए मैंने आपको कहा। और ये दवाओं के लिए भी बहुत सारी जो दवाएं हैं वो न्यूट्रल मीडियम में ही डिजॉल्व होती है, बिकॉज वहाँ पे उसका मीडियम का बहुत रोल होता है। इसलिए दवाओं के लिए बच्चों के लिए ये रिकमेंडेड है 7.7 pH पानी। एक फिर ब्यूटी वाटर है 5.5 to 6 pH का पानी, जो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब चूंकि हमारा जो स्किन है वो इट इज़ नॉट अल्कलाइन, दिस इज एसिडिक, तो इसीलिए साबुन भी उसी हिसाब से बनते हैं कि हमारे शरीर को सपोर्ट कर पाए। इसका pH 5.5 to 6 pH का होता है, उसके लिए एक अच्छा टोनर का काम करता है इसका ब्यूटी वाटर। अब दो स्पेशल वाटर देखिए, इसको अलग से हमने दिखाया है, दो अलग तरह के पानी है। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है जिसका pH 2.5 है, ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को किल करता है, स्टेरिलाइजेशन के काम आता है, सैनिटाइजेशन काम आता है। अगर आपने इसे इस्तेमाल किया तो आपको किसी सैनिटाइजर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका pH 2.5 है। हम दिखाएंगे और भी कैसे वो स्किन पे काम करता है। और एक स्ट्रॉन्ग कैंजन वाटर बोलते हैं जिसका देखिए हाईली ये अल्कलाइन है 11.5, अभी तो हम 9.5 तक ही पी रहे थे ना, 11.5 pH पानी है। अब इसका क्या काम है? ये पीने के लायक नहीं है, इसलिए कि इसे हम पीना नहीं चाहिए, बिकॉज इतना अल्कलाइन पानी की हमें ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है? ये इमल्सिफायर है, जो जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, अभी हमने कहा सब्जियों में, आपके फलों में जो फर्टिलाइजर्स या जो मैं कहूँगा जो डॉक्टर छिड़काव करते हैं जो किसान, उसे धोने का काम आता है। आजकल बहुत सारे कीटनाशक हमारे शरीर में हमारे सब्जियों के द्वारा आ रहा है, हमारे सब्जियों के द्वारा, हमारे फलों के द्वारा, इवन अनाजों के द्वारा भी, जो सामान्य पानी से डिजॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड चीज़ें हो गई हैं। पहले क्या था? पहले वाटर बेस्ड हुआ करती थी, उससे क्या हुआ कि किसानों का नुकसान होता था। जब बारिश हुई, वो फसलें या वो पौधे पानी में आए, उनका पूरा फर्टिलाइजर बाहर निकल गया, पेस्टिसाइड, तो ऑयल बेस्ड आ गया। अब चिकनाहट बेस्ड है, तो वो पानी से छूटेगा नहीं, लेकिन वो छूटेगा नहीं तो हमारे घर तक चला आता है। वो हम घर में पानी से धोते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं दिखाऊंगा कैसे नहीं होता। ये एनर्जी का मशीन के बारे में बताते हैं, तो मैं दोनों पानी के बारे में बताता हूँ आपको, जिसे हम 2.5 बोलते हैं। दिस इज एस्टिक 2.5 एस्टिक वाटर। देखिए एक्जिमा के केस में अगर इसे छिड़काव किया जाए इसका, तो कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं, ये डॉक्टर द्वारा ये डेटा दिया गया है। यूज़ करने के बाद इस तरह का रिजल्ट 2.5 एक्जिमा में है। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर का देखिए रिस्पॉन्स है सोरियासिस के केसेस में, डेट्स भी दिए गए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया लोगों ने, और ये उनको अलग से हम पानी पिला भी रहे हैं और हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं 2.5 के पानी से छिड़काव कर रहे हैं, जिनको ड्रिंकिंग वाटर भी दे रहे हैं और साथ साथ हमें उन्हें 2.5 भी दे रहे हैं, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ और भी दिखा दूं, ये डॉक्टर हिरोमी सिमिया हैं, ये जापान के डॉक्टर हैं, यूएसए बेस्ड डॉक्टर हैं। इन्हें कोलोनोस्कोपी का जनक कहा जाता है। इन्होंने 3,80,000 लगभग कोलोनोस्कोपी सर्जरी की होगी। कोलोन के जो हमारे जो छोटी आंत है उसकी सर्जरी ये करते हैं, उसके एक्सपर्ट है ये। यहाँ अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कोलोन कैंसर हो गया, कुछ कोलोन प्रॉब्लम हो गया, जो कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों तक रहता है, तभी कोलोन में इन्फेक्शन होता है, तो जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसे हम कोलोन कहते हैं, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। तो उसके एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं
जो किताबें आप से पढ़े तो आप पाएंगे कि खाने पीने का एक अलग पैटर्न होता है, उनका एसिडिटी का अलग पैटर्न होता है जो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। मेरे पास भी कुछ किताबें होंगी मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत फेमस किताब है एक, द रिजुवनेशन एंजाइम, ये डॉक्टर हिरोमी सीमिया की किताब है। इन्होंने अपनी किताबों में कई दफ़ा इस पानी का जिक्र किया है, कैंजन वाटर का जिक्र किया है, और इन्होंने कुछ इनके तरफ से कुछ फोटोग्राफ दिए हैं। देखिए कोलोनोस्कोपी में बिफोर एंड आफ्टर 3 मंथ्स का ये पिक्चर है, और इन्होंने पानी दिया है लोगों को। योर वॉट यू ईट, आप जो खाते हैं वैसे हम बन जाते हैं, हम बात करते हैं ना, तो ये कोलोन के अंदर की संरचना है जो उन्होंने क्लीन करके दिखाई है, पानी का ट्रीटमेंट को सपोर्ट दिया है। ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का केस है जो कैंसर में कन्वर्ट हुआ। ये देखिए बिफोर ऐसी स्थिति थी, आपको दिख रहा है कितना क्लीन हो रहा है, ये कैसे अंदर में काम कर रहा है। ये जब हम पानी पीते हैं वो काम करता है ये कॉन्स्टिपेशन। ये एसिडिक पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्कलाइन वाटर की जो हम पीते हैं, तभी तो कोलोन तक जाएगा। ये कीमोथेरेपी है। कैंसर के बाद जो लोगों को कीमोथेरेपी दी जाती है तो उनका ऐसा कोलोन की स्थिति ऐसी हो जाती है कीमोथेरेपी में, आफ्टर 3 मंथ्स उनके कोलोन से क्लीन होते हैं। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिखाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जो बात कर रहा था 11.5 pH की, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ अभी बाकी है। एक प्रॉपर्टी ये है 11.5, जो हम वेजिटेबल्स जो अपने अनाज को धोते हैं इसे धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ कैसे ऑयल बेस्ड चीज़ें कैसे ऑयल से बाहर निकलती हैं। तो उसका पानी फेंक दिया सर। तो हमने एक ग्लास लिया और हमने बात किया ऑयल बेस्ड की। तो ऑयल के नाम पे हमने एक घर में यूज़ होने वाला मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है। इसे मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ऑयल बेस्ड हमारे सब्जियों में पेस्टिसाइड रहा होगा जो हमारे घर तक आया है। अब इसे हम कैसे साफ़ करेंगे? हमारे पास तो यही ऑप्शन है, या शायद इसे तो हम साफ़ करते नहीं, चूँकि कीमती वाटर हमने 20 रुपये में खरीदा है, हम शायद घर के पानी से करते हैं। चलिए मैं इससे ही कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि 11.5 pH पीने का पानी हम इस्तेमाल नहीं करते, उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में डॉक्टर्स की सलाह पे कुछ हम उन्हें थोड़ा बहुत 1-2 घूंट पी लिया करते हैं ताकि वो इस प्रॉपर्टी के तहत काम करता है। तो इसे हम अलग रखते हैं घर में स्टोर करके। मैं इसके साथ आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। ये इसी मशीन से निकला हुआ पानी है, तो इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए आपके सामने स्पष्ट है, इस पानी में ये तेल बिल्कुल तैर रहा है, इस पानी में घुल गया है। इस पानी को अगर फेंक दें तो हमारे जो सब्जियों से, अनाज से जो पेस्टिसाइड्स है वो बाहर निकल सकते हैं। और इसके लिए आजकल बहुत सारे मशीन्स भी आ रहे हैं, बहुत लोगों ने बहुत सारा लॉन्च किया है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मशीन आपको ये पानी भी निकाल के देता है, और हमने देखा कि एक ही मशीन से हम 5 तरह का पानी निकाल सकते हैं, जिसमें 3 पीने का और रेस्ट 4 जो है डिफरेंट तरह का पानी मिलते हैं। अब हम आते हैं, एक और प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन रिच थेरेपी। आजकल हम बात करते हैं कि बहुत सारी इश्यूज़ है, ब्लड में है जैसे वेन ग्राफ, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्रेन में है अल्जाइमर, पार्किंसन की हम बात करते हैं, ईयर में हियरिंग डिसऑर्डर है, हियरिंग लॉस है, आइज़ में रेटिनल इंजरी है, कैटरैक्ट्स है, जॉइंट्स में देखिए रिमोटिज्म की बात करते हैं, जिसे हम गठिया की बात करते हैं, रिमोटाइड अर्थराइटिस की बात करते हैं, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, हार्ट में, इंटेस्टाइन में, जो भी ऑर्गन की बात करें सब में कुछ न कुछ इश्यूज़ है। और वहाँ पे ये हाइड्रोजन थेरेपी काफ़ी कारगर हो रही है, आजकल लोग हाइड्रोजन थेरेपी कर रहे हैं। ये फ्री हाइड्रोजन इस पानी में आपको मिलता है अगर इसका हम लाइव पानी पिए तो मैं आपको दिखा के लाता हूँ। अगर ये लाइव पानी, देखिए एक पानी ये है, इसमें आप कोई हलचल देख रहे हैं, ये अभी इसमें हल्दी के कण होंगे लेकिन इसमें कोई हलचल पानी में नहीं दिख रहा है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं जिस हलचल की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनना है पानी, और इस पानी में आपको
देखिए ये आपको एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है, ये धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, इसीलिए इसे हम तुरंत निकाल के पीने की सलाह देते हैं। ये पानी से धीरे धीरे लुप्त, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, लेकिन ये फ्री है। अगर फ्री स्टेज में हमारे शरीर में जाएगा तो इसका अलग वैल्यू है। ये हलचल देखिए देखिए, अभी दोनों पानी सामान्य हो गया, लेकिन अगर हम फिर से निकालें, जब भी निकालेंगे तो आपको फ्री हाइड्रोजन नजर आएगा जस्सी। और इसकी थेरेपी हो रही है, हाइड्रोजन थेरेपी बात करते हैं, आप कभी गूगल करें तो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सर। तो ये मैं इसे बंद कर देता हूँ। कर रहे थे अभी आपने इसका लाइव डेमो देखा, हाइड्रोजन रिच थेरेपी, और ये स्लाइड्स हमने चर्चा कर ली इसकी। इसके वैज्ञानिक फ़ायदे भी हैं। अब एक कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बाइबल मैं कहूँगा, एक किताब है, किलिंग कैंसर नॉट पेशेंट। अगर इसको पढ़ ले पूरा तो कैंसर के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। कैंसर को हमने एक हवा तो जरूर बनाया है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा अभी अफेक्टेड। इस किताब को लिखा है, थैंक यू, रॉबर्ट जी राइट ने लिखा है, जो अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं 15 साल, और उन्होंने कैंजन वाटर को, अल्कलाइन कैंजन वाटर को अपनी किताब में मेंशन किया है और लिखा है कि अगर मुझे कोई आयोनाइजर खरीदना होता तो मैं कैंजन को ही खरीदता। किलिंग कैंसर नॉट पेशेंट, इन्होंने अपने बुक में पॉसिबली 169 पेज में इन्होंने मेंशन किया है, 168 में। If I were looking for an electrolysis unit today, I would choose a SD501 made by Energic company. I have explained. इन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो एनर्जिक है, ये आयोनाइजर की दुनिया में रॉयल्स रॉयस है, सपोज टू बी द बेस्ट कार। उसकी तुलना की इन्होंने कि अपने दुनिया वर्ल्ड में ये रॉयल्स रॉयस जैसा है। और इन्होंने ये भी लिखा है इसी किताब में इस बाद में कि इसके लिए इस कंपनी से कोई रॉयल्टी नहीं मिलती है, और वो अपने एक अनुभव से ये ऐसा कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट आयोनाइजर है जो आपको ये प्रॉपर्टीज़ देता है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। देखिए कितने सारे सर्टिफिकेशंस हैं, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सर्टिफिकेट्स है, वाटर के क्वालिटी पे सर्टिफिकेशन, लेकिन सबसे बड़ी जो सर्टिफिकेट है ना, ISO 13485, ये किसी मेडिकल डिवाइस को ही मिलता है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, ये मेडिकल डिवाइस के रूप में ये इसे सर्टिफिकेशन मिला है, जिसका 7 से 12 साल एक्सपेरिमेंट होता है कि किस डिवाइस को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। मैं यहाँ पे एक डॉक्टर से मिला था, डॉक्टर जो गीतांजलि वाले हैं, इनके ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर, इनके पास भी नया नया डिवाइस आता, तो चूँकि रिनाउंड लोगों को कुछ लोग देते हैं कि आप इसके बारे में सर्टिफाई कर, एक्सपेरिमेंट चलते हैं, तो इतना आसानी से मेडिकल सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। ये सर्टिफिकेशन इसको है, बहुत सारी कंपनीज के पास ये चीज़ नहीं है, और बाकी किसी के पास तो ये चीज़ है ही नहीं, मैं ऐसा कहूँ, लेकिन ये मेडिकल डिवाइस इस आयोनाइजर को मिला हुआ है, और जो हमें काफ़ी मोरल बूस्टअप देता है। और ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं, दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, आप देखिए ये संख्या बढ़ भी रही है। ट्रंप को आप देख पा रहे हैं, और कई एक्ट्रेस को देखिए, इनको देखिए, ओबामा है, ऋतिक रोशन है, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, मैं भी हूँ, मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मैं इनके पैरेलल कहीं ना कहीं खड़ा हूँ। और एक बड़ी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर क्या आपको लगता है कि इस मशीन की कीमत अगर करोड़ में होती तो क्या ये नहीं खरीदते? तब भी खरीदते। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अगर एनर्जी को चुना, इसका माने इनके सामने सेकेंड ऑप्शन कोई नहीं है, इनके सामने इससे बेहतर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया। तो हम जानना चाहें कि इन्होंने आखिर इतनी सस्ती मशीन क्यों खरीदी? बिकॉज ये वर्ल्ड का बेस्ट डिज़ाइन मेडिकल डिवाइस है, जो 48 ईयर्स से है, और जापान ने बनाया है। तो इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, जो एक लिवलक जूनियर 4 है, 2.18 लैक्स का है, इसमें 2 लाख सब में कुरियर चार्जेस लगते हैं। ये 4 प्लेट का मशीन है। ये 2.77 है SD501, ये फ्लैगशिप ब्रांड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मशीन यही है। इसमें 7 प्लेट्स है। ये एक ऑटोमेटिक ये है मशीन है, जिसमें 8 प्लेट होता है, और ये 12 प्लेट की हेवी ड्यूटी मशीन है, जिसे कमर्शियल यूज़ के लिए लोग रखते हैं। टाटा कैंसर हॉस्पिटल में, यहाँ पटना में, बुद्धा डेंटल में, कई जगह ये मशीन
लगी है और अब तो लगती ही जा रही है। तो हम बात करते हैं कि प्लेट्स की मैं क्या बात कर रहा था। बहुत सारे प्लेट्स आपने सुने, तो मैं आपको दिखाता हूँ प्लेट क्या है। ये देखिए प्लेट्स हैं, देखिए इसमें 7 प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रोड और कैथोड और एनोड 2 प्लेट होते हैं। और बेसिकली साइंस है ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें पानी 2 अलग अलग नेचर में टूट जाता है और हम अपने लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ इसमें फिल्टर्स लगे हैं जो आपके क्लोरीन जैसी चीज़ और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं उन्हें बाहर निकाल देती है, जो नॉर्मल फिल्टर्स में नहीं पॉसिबल है। और ये सारा कुछ पेटेंटेड है, इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे बोलूँगा कि इसके जो प्लेट्स हैं वो लंबी ड्यूटी के, लंबे आवर्स 25 साल के लिए बने, बल्कि उससे भी ज़्यादा बने हैं, क्योंकि मशीन का भी यहाँ इंडिया में 25 साल तो हुआ नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते। लेकिन जहाँ फॉरेन में इस्तेमाल हो रहा है 25 साल से ज़्यादा की इसकी लाइफ है, बिकॉज इसमें जो प्लेट्स लगे हैं वो टाइटेनियम के प्लेट्स लगे हैं। टाइटेनियम सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, बिकॉज ब्लैक बॉक्स में टाइटेनियम यूज़ होता है। जहाज को कुछ भी हो जाए लेकिन ब्लैक बॉक्स बचा रहता है, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट वो मेटल है। और टाइटेनियम प्लेट को प्लैटिनम में डिप किया गया है, पेंट भी नहीं किया, उसके अंदर डिप किया गया है, सो दैट प्लैटिनम भी आपको पता है कि सबसे महंगा और सबसे वन ऑफ द कॉस्ट ये हार्डेस्ट मटेरियल है, जिससे इलेक्ट्रोलिसिस करना है, उससे पानी को करंट के बीच से गुजारना है। अगर वो नॉर्मल मेटल होगा तो शायद उसकी लाइफ उतनी नहीं रहेगी, और कई दफ़ा ऐसा होगा कि वो हो सकता है मेटल भी टूट के आपके पानी में कहीं ना कहीं आए, जो नुकसान पहुंचाएगा। तो टाइटेनियम एंड प्लैटिनम सपोज टू बी द बेस्ट मेटल अवेलेबल ऑन द वर्थ। इस कंपनी ने इसको इस्तेमाल किया है, शायद यही वजह है कि इसकी विश्वसनीयता इतनी है और लोग इसे आँख बंद करके लेते हैं। तो ये तो हुई कहानी और हम लोगों की बात। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या ख्याल है, क्या आप ट्रम्प की और इनकी कैटेगरी में खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, बिकॉज मैं तो खड़ा हूँ। और राहत की बात क्या है, इन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट इंस्ट्रूमेंट को चुना, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। इनके सामने कोई भी प्राइस होता तो शायद वो इसे चुनते, और ये संख्या भी और बढ़ेगी। बहुत सारी जगह भी है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इसे जाना है। 170 कंट्रीज़ है, इंडिया में शुरुआत चुकी 6 साल से, इसलिए शायद अभी अवेयरनेस लेवल कम है, बिकॉज पानी अभी भी हम वैल्यू नहीं देते। लेकिन आने वाले समय में क्या किसी ने सोचा था कि हम बॉटल बंद पानी खरीदेंगे? हम तो स्टेशन से पी लिया करते थे, वहाँ के नल से पी लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये था मेरा डेमोन्स्ट्रेशन। आई होप आपको सही लगा। थैंक यू।